हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू एग्ज़ाम जीनियस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीनियस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका 10th एंड 12th अप्रैल को मेंस है गाइस। तो उम्मीद है सभी लोग ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये जो सेशंस हैं आपके, उन्हीं एसबीआई पीओ और क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीरीज़ लेके चल रहे हैं टॉपिक वाइज। अभी हम लोग आरबीआई के मंथ वाइज न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो ये आज का जो सेशन होने वाला है आपका जनवरी मंथ का होने वाला है। जनवरी में जितने भी आरबीआई से रिलेटेड टॉप न्यूज़ आई हैं उसके बारे में हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सेशन लाइव नहीं हो पा रहा है, मैं बेसिकली रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज गाइज ये आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है यहाँ पर और बफरिंग हो रहा है। मैं 3 बार लाइव आया और तीनों बार फेल हो गया। बफरिंग मेरे को लगा कि रुक जाएगा, अब रुक जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये सेशन। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे हम लोग। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ पा रहा होगा ये चीज़ें। अब फटाक से बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन आज का बिना देरी किए हुए। ओके, तो ये फर्स्ट स्क्रीन पर कुछ हमारे बारे में, सेकंड स्क्रीन पर है आपका ये एसबीआई क्लर्क मेंस का कैप्सूल, जिसमें हमने लास्ट 6 मंथ के टॉपिक वाइज न्यूज़ को कवर करा है। ठीक है, और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसबीआई पीओ और क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, सॉरी, ये एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल पीओ के लिए हम अलग डिज़ाइन कर रहे हैं। उसमें स्टेटमेंट बेस्ड को एमसीक्यूज डालेंगे टॉपिक वाइज। 500+ एमसीक्यूज आपको उसमें देखने को मिलेंगे टू द एग्ज़ाम पॉइंट। प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे एमसीक्यूज आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम जो आपका एसबीआई पीओ का कैप्सूल आएगा उसमें 500+ एमसीक्यूज भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, हु रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग के प्रोग्रेस और ट्रेंड के बारे में रिपोर्ट रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है एवरी ईयर? वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर रिपोर्ट में क्या क्या रिलीज हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आरबीआई ने जो रिपोर्ट रिलीज किया है उसमें जो आपका ये छठी बार ऐसा हुआ है कि कोई बैंक्स लगातार प्रॉफिट में रहा है। ठीक है, 6th कंसेक्यूटिव ईयर, याद रखेंगे आप लोग, छठवीं बार बैंक लगातार प्रॉफिट में रहा है। ओके, एंड अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हम लोग बात करें तो जो रिटर्न ऑन असेट्स रहा आपका 1.4% रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कितना रहा? 14.6%। एंड एनपीए क्या होते हैं बेसिकली आप लोगों को पता होगा, नॉन प्रॉफिट एसेट्स जिनका मॉनेटरी टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। एंड ये पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रहा आपका, 2.5% से लो हुआ है सिंस 2012। ओके, 12 साल हो गए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हम लोग बात करें तो जो ग्रॉस बैड लोन रेशियो है आपका, ये भी आपका 3% से बढ़ा है। तो याद रखेंगे आप लोग, जो ग्रॉस बैड लोन रेशियो है आपका कितने परसेंट राइज हुआ है? 3% से बाय मार्च 2026 अंडर ए बेस लाइन सिनेरियो। ओके, एंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी CRAR ऑफ इंडियन बैंक्स स्टूड एट 16.8% एज ऑफ सितंबर 2024। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR ऑफ इंडियन बैंक्स स्टूड एट 16.8% एज ऑफ सितंबर 2024। तो CRAR आपका कितना रहा आपका इंडियन बैंक्स का? 16.8%। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई CRAR क्या होता है? CRAR एक बैंक की वित्तीय मजबूती को मापने वाला एक अनुपात होता है। ये बताता है कि कोई बैंक अपने कुल जोखिमों की तुलना में, कुल जोखिमों बोले तो कुल रिस्क, टोटल रिस्क के कंपैरिजन में कितना सेफ कैपिटल रखता है। ओके, एंड CRAR जितना ज़्यादा होगा, CRAR जितना ज़्यादा होगा, बैंक उतना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग, रिस्क फ्री और मजबूत होगा। याद रखेंगे आप लोग। और अभी जो रिपोर्ट आई है ये, उस रिपोर्ट की बात करें तो आपका CRAR कितना रहा है आपका इंडियन बैंक्स का? 16.8%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड GNPA रेशियो आपका NBFCs के लिए डिक्लाइन होकर आपका 3.4% पर आ गया। सितंबर 2024 का ये डाटा है। ओके, एंड नेट प्रॉफिट ऑफ बैंक्स सर्ज 32.8%, रीचिंग 3,49,603 करोड़ इन द लास्ट फिजिकल। ओके, अब बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ।
जो कि हमारा अगला न्यूज है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रपोज्ड लुकिंग फैसिलिटी फॉर NEFT एंड RTGS। तो NEFT और RTGS के लिए प्रस्तावित लुकअप सुविधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बेसिकली NEFT और RTGS के लिए NEFT और RTGS के लिए एक लुकअप फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया बेसिकली RBI के द्वारा। और ये लुकअप फैसिलिटी है क्या, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो द फैसिलिटी विल अलाउ यूजर्स टू वेरीफाई द बेनिफिशियरीज नेम बिफोर इनिशिएटिंग ए ट्रांजेक्शन। NPCI विल डेवलप द फैसिलिटी एंड ऑन बोर्ड ऑल बैंक्स। एग्जैक्टली गाइड ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ई होता क्या है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। डिटेल में समझोगे आप लोग, समझ ही लेते हैं। ओके, समझाने के लिए तो बहुत कुछ बचा है यार, पहले ही न्यूज़ में बहुत कुछ समझाने के लिए था, लेकिन मैंने सॉर्ट आउट किया उसको क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये RTGS और NEFT की, ठीक है। तो जब कभी भी NEFT या RTGS करते हैं तो उसमें केवल आपका क्या मांगता है भाई, बताना ज़रा, क्या मांगता है? NEFT करते समय IFSC कोड और अकाउंट नंबर ही मांगता है ना। तो NEFT और RTGS के समय आपका किसी भी अकाउंट में कर रहे हो आप, तो केवल और केवल क्या मांगता है आपका, केवल और केवल क्या मांगता है आपका, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ठीक है। इसमें जिस बेनिफिशियरी को आप भेज रहे हो, पैसे भेज रहे हो, अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो, उसका नेम नहीं शो होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट नंबर गलत प्रिंट हो जाते हैं या टाइप हो जाते हैं, जिससे किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में चला जाता है पैसा, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए RBI ने लुकअप फैसिलिटी को लेकर आया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या डिलीवर करना चाह रहा हूँ आप लोगों तक। वो यही है कि लुकअप फैसिलिटी लाया गया NEFT और RTGS को और आसान, फ्रॉड फ्री बनाने के लिए। ओके, तो उसी से रिलेटेड क्या सही है वो बताना था आपको, जो कि आपका बहुत B एंड C ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुकअप फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको कौन डेवलप कर रहा है, तो ये आपका डेवलप कर रहा है लुकअप फैसिलिटी, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एंड आगे हम लोग बात करें तो ये जो है, सॉरी गाइस, बैंक्स के कोर बैंकिंग सिस्टम से डाटा फेच करेगा और नाम वेरीफाई करेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 तक सभी बैंक्स को ये फीचर इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले बोला गया था कि 1 जनवरी 2025 तक बैंक्स को इसे इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। कैसे काम करेगा, यूजर NEFT या RTGS ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेगा, सिस्टम अकाउंट नंबर और IFSC कोड के बेसिस पर बेनिफिशियरी का नाम फेच करेगा। यूजर्स को कंफर्म करना होगा कि ये नाम सही है या नहीं है। ओके, अगर नाम सही है तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, वरना यूजर कैंसिल कर सकता है। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इससे क्या फ़ायदा होगा ये सब चीज़ें करके। तो फ्रॉड केसेस रिड्यूस होंगे, रॉन्ग ट्रांजैक्शंस प्रिवेंट होंगे, बैंकिंग सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है वो क्या है भाई। हाँ, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं NEFT और RTGS के बारे में। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र एंड RTGS बोले तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, सो NEFT आपका एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, ये दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर अक्रॉस इंडिया इन ए बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, एंड की फीचर्स की बात करें NEFT के, तो ये बेसिकली बैच वाइज सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड इन हाफ ईयरली बैचेस, टाइमिंग 24/7 अवेलेबल है, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। ओके, ट्रांजैक्शन स्पीड की बात करें तो RTGS से स्लो ही होता है, मैक्सिमम मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, बेस्ट फॉर SMEs। ओके, SMSEs के लिए ये बेस्ट है बैंक। चार्जेस यूजुअली फ्री फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग एक दें, इफ़ यू ट्रांसफ़र 50,000 यूजिंग नेफ्ट, the money will be processed in the next available batch and credited to the recipient's
अकाउंट विद इन ए फ्यू आवर्स। ओके, आरटीजीएस की बात कर लेते हैं अब इसी लगे लगे हाथ। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस इज ए रियल टाइम ग्रॉस फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली ऑन ए ग्रॉस बेसिस ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ओके, सो राइट आंसर इसका क्या होगा भाई, आप लोग बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज ए रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली ऑन ए ग्रॉस बेसिस ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ओके, की फीचर्स ऑफ आरटीजीएस की बात करें तो की फीचर्स, सो सेटलमेंट टाइप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, टाइम लाइन 24/7 अवेलेबल इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। ओके, ट्रांजैक्शन स्पीड आपका फास्टर देन एनईएफटी, मिनिमम ट्रांसफ़र अमाउंट 2 लाख एंड मैक्सिमम ट्रांसफर अमाउंट नो अपर लिमिट फॉर दिस बैंक्स। ओके, बेस्ट फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग इंस्टेंट नॉलेज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनईएफटी और आरटीजीएस होते क्या है एक्चुअल में। ये आपका डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, छोटा छोटा मोटा मोटी। तो डिफरेंस की बात करें तो जो है आपका बैच वाइज बात करें तो रियल टाइम, हाफ आवरली, ट्रांजैक्शन स्पीड फ्यू आवरली, इंस्टेंट एंड मैक्सिमम अमाउंट नो लिमिट। मिनिमम आपका आरटीजीएस के लिए 2 लाख, मैक्सिमम में आपका नो बैंक लिमिट में इम्पोज। ओके, एंड इसमें जो आपका आरटीजीएस में नो लिमिट, बैंक में इम्पोज सेम है। बेस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम पेमेंट, इसमें जो है बेस्ट आरटीजीएस में बोले तो लार्ज पेमेंट के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो आरटीजीएस से लार्ज पेमेंट के लिए कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ जो कि आपका है आरबीआई विल क्लोज विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। तो आरबीआई आपका जो है 1 जनवरी 2025 से किन बैंक अकाउंट्स को बंद करने वाला है, डोरमेंट, इनएक्टिव एंड जीरो बैलेंस अकाउंट। मतलब कि तीनों को बंद करने वाला है, ऑल ए एंड बी एंड सी। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी गाइज, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और वो जो मैंने आपको बोला था डोरमेंट अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट एंड जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं एक बार से हम लोग। कितने लोग हैं जो यहाँ पर क्यूरियस हैं? सॉरी गाइज, तो आपका डोरमेंट अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट एंड जीरो बैलेंस अकाउंट तीनों आपका जो है ओके ओके सो बेसिकली ये तीनों खातों को बंद करने वाला है आरबीआई, डोरमेंट, इनएक्टिव एंड जीरो बैलेंस अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो डोरमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं आपका, डोरमेंट अकाउंट्स दैट हैव हैड नो ट्रांजेक्शन्स फॉर 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में अगर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है तो वो डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। एंड इनएक्टिव अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स विथ नो एक्टिविटी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ इन 1 ईयर। ठीक है, तो 1 साल से अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो भी आपका ये इनएक्टिव अकाउंट माना जाएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट, अकाउंट दैट हैव सेट हैड नो मनी डिस्पाइट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड मेंटेन ए जीरो बैलेंस। ओके, सो द आरबीआई इनिशिएटिव एम टू प्रिवेंट फ्रॉड, स्ट्रीमिंग बैंकिंग ऑपरेशंस एंड इंजर बेटर फाइनेंशियल रेगुलेशन। उम्मीद आप लोगों को ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। फटाक से बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर विच द आरबीआई हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू डेवलप इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ओके। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए रूपरेखा को विकसित करने हेतु एक समिति का गठन किया है। ओके, तो वो कौन सी समिति है भाई? फ्री एआई। ओके, फ्री एआई आरबीआई का नया एआई फ्रेमवर्क है ये बेसिकली, ठीक है। आरबीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए नया फ्रेमवर्क लॉन्च करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले तो आप लोग फुल फॉर्म ही याद रख लेना यार इसका, कि क्या फुल फॉर्म होने वाला है आपका, ठीक है। तो आपका फुल फॉर्म क्या है भाई? फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, फ्री एआई का। फ्रेमवर्क फॉर विच ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू डेवलप इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कैरियाडी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? फ्री एआई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। सो फ्री एआई, आरबीआई ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी फ्री एआई। ओके, एआई इन बैंकिंग प्रॉब्लम क्या क्या है, वो मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आजकल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एआई का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अगर कोई टर्म नहीं आता है तो आप लोग जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। ओके, कभी कभी सही भी बता देता है हमारा जीपीटी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इसमें क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आया है, आप लोगों को यही याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? कि ये जो बेसिकली होता है रिस्पॉन्सिबल एआई इन बैंकिंग, RAIB, रिस्पॉन्सिबल एआई इन बैंकिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यही इंपॉर्टेंट बनेगा भाई। क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, वो आपका है फ्री एआई। तो फ्री का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। फ्री एआई नामक रूपरेखा विकसित करने के लिए हेतु समस्त कठिन का गठन किया गया। ओके, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। तो कमेटी का चेयरमैन कौन था आपका, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्री एआई फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इनेबल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फुल फॉर्म हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो सेकंड पॉइंट है आपका, कमेटी का चेयरमैन कौन रहा था? पुष्पक भट्टाचार्य, प्रोफेसर ऑफ IIT बॉम्बे, CSC डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एआई का फेयर और सिक्योर यूज़ आपका कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं भाई। बातें करने को तो बहुत थी, आपका डिस्कस करने को बहुत था, लेकिन यार इतना लेट हो चुका है ना, अब कुछ कर नहीं सकता मैं। कौन सा संगठन गिग वर्कर्स को असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए VV5 फाइनेंस के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की साझेदारी किया है? ओके, सो पहले तो आप लोग ब्रेक डाउन करेंगे वीडियो को। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि कौन सी कंपनी ने VY5 फाइनेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स टू बिग वर्कर्स। ओके,
ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ कह रहा है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? सो RBIH एंड YY5 फाइनेंस का नया पायलट प्रोजेक्ट गिग वर्कर्स के लिए लोन्स के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड RBI के इनोवेशन हब यानी RBIH ने YY5 फाइनेंस के साथ मिलकर एक नया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो गिग वर्कर्स को अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन प्रोवाइड करा सकेगा, ठीक है, या प्रोवाइड, ओके। सो गिग इकोनॉमी क्या है और इसमें लोन की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो आपका न्यूज़ है। सो वो आपका इसका राइट आंसर क्या है, इसका तो आप लोगों ने बताया ही नहीं यार। हर हर महादेव, ओके। एंड आगे हम लोग बात करें तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई, गिग वर्कर्स के लिए अनसिक्योर्ड लोन, बिना किसी गिरवी के लोन अवेलेबल करवाना, एलिजिबिलिटी ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो एंड दूसरे गिग इकोनॉमी वर्कर्स हैं, ओके। एंड लोन अप्रूवल प्रोसेस की बात करें, सॉरी गाइज, सॉरी, तो यहाँ पर YY5 फाइनेंस से आपका पार्टनरशिप पीयूष का ही हुआ है, ठीक है। और इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप लोग वो तो बता ही नहीं रहे हो। ये साझेदारी कौन सी बताइए भाई, ये साझेदारी किसके किसके बीच हुआ है आपका? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपका ये राइट आंसर है RBIH, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आगे हम लोग बात करें, RBIH ने VV5 फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप किया है। ऑब्जेक्टिव गिग वर्कर्स के लिए अनसिक्योर्ड लोन, बिना किसी गिरवी के लोन अवेलेबल कराना, एलिजिबिलिटी की मैंने आपको बात बता ही दिया, लोन अप्रूवल प्रोसेस में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा जो डाटाबेस एनालिसिस से लोन एलिजिबिलिटी चेक करेगा, ओके। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो RBIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो लोग भी आपका जुड़े हैं हमारे साथ वो चैट सेक्शन में बताएंगे RBIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ अप्रूव्ड द वॉलेंट्री मर्जर ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स बेंगलोर कर्नाटका एंड विद कॉस्मोस सो किसने नेशनल को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेंगलोर और कॉस्मोस को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के विलय की मंजूरी दे दी गई है, वो आपका कौन दिया भाई, RBI ने दिया है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ब्रेक डाउन कर दे भाई, ब्रेक डाउन करना है, इसमें कुछ ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेशल है नहीं, बस यही याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और ये कौन से सेक्शन के तहत ये अंडर हटाया गया इनको वो भी याद रख लेना आप लोग, PDF से पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे जो कि हमारा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल हैकाथन। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियाज ग्लोबल हैकाथन। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ जो कि हमारा अगला न्यूज़ है वो क्या है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ग्लोबल हैकाथन। तो भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरे ग्लोबल हैकाथन का विषय क्या था आपका, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी है AI एंड ब्लॉकचेन इनोवेशंस, ऑप्शन नंबर ये
इन्हेंसिंग रूरल बैंकिंग सर्विसेज। सो राइट आंसर आपका इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। ओके, इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और आराम से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बताना था यार, जो RBIH ऊपर का जो हमने न्यूज़ डिस्कस किया था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, RBIH का ये वाला जो न्यूज़ हमने डिस्कस किया था, RBIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये तो मर्जर से रिलेटेड था, ठीक है। इसके पहले वाला जो हमने डिस्कस किया था ये, इसका बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर और CEO राजेश बंसल हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ जो कि हम कर रहे हैं थीम के बारे में। तो थीम आपका मैंने बताया, आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। RBI ने अपने थर्ड ग्लोबल हैकाथन, हाँ, RBI एंगर 2024 का थीम जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली रखा है। इस हैकाथन में नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है जो बैंकिंग और फाइनेंस को और सिक्योर और एक्सेसिबल बना सके। ओके, तो डिटेल में जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। हैकाथन क्या होता है बेसिकली और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हैकाथन कराने का ऑब्जेक्टिव क्या आता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर नए होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हैकाथन आखिर क्या क्या होता है। बहुत जगह वर्ड्स सुने होंगे यार, ये हैकाथन वो हैकाथन। तो हैकाथन बेसिकली एक कंपटीशन होता है जिसमें टेक डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स नए डिजिटल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। ओके, RBI ग्लोबल हैकाथन का ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इलिमिनेट करना ताकि डिजिटल बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस और सेफ हो सकें। दिव्यांग यानी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए फाइनेंशियली सर्विसेज एक्सेसिबल बनाना, ठीक है। एंड AI, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी आर बेस्ड इनोवेशंस को प्रमोट करना ही महानता है। ओके, एंड अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हाँ, RBI एंगर 2024 में 534 सबमिशंस मिली और 39 टीम USA, UK, हांगकांग, सिंगापुर, ब्राज़ील, मोरक्को जैसे देशों से पार्टिसिपेट किए हैं। ओके, अब बढ़ते हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। तो RBI ग्लोबल हैकाथन 2024 थीम एंड फोकसेज एरिया क्या कहते हैं उसके बारे में देखें अगर हम लोग, तो जो ग्लोबल हैकाथन हुआ था उसमें थीम जो थी आपका ज़ीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, ये बहुत ट्रेंडिंग में भी रहा था। मेन फोकस एरिया जिसमें क्या रहे थे, म्यूल अकाउंट्स फ्रॉड डिटेक्शन, तो फेक बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड का पता लगाकर, देखो फेक बैंक अकाउंट्स का पता लगाना जो फ्रॉड में यूज होते हैं, ठीक है। एंड अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हम लोग, तो ये किस पे फोकस करता है आपका, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में प्रोवाइड सोल्यूशंस दिव्यांग जो है विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ जो कि हमारा अगला न्यूज़ है। हाँ, हैकाथन के विनर्स कौन रहे थे ये भी देख लो आप लोग। एंड सोल्यूशंस, टॉप 5 विनर सेलेक्ट किए गए जो अलग अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, एंड विथ किसके साथ बताइए भाई। तो टोटल 5 विनर सेलेक्ट किए गए इसके दौरान, ठीक है। और जो अलग अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट हम लोग बात करेंगे EP5 टेक्नोलॉजीज एंड नैप ID साइबर से फेक म्यूल बैंक अकाउंट्स या पेमेंट वायलेट्स आइडेंटिफाई करने का सलूशन आपका ऑप्शन नंबर 1 EP5। ऑप्शन नंबर 2 जॉल्ट्स टेक्नोलॉजी, CBDC ट्रांजैक्शंस में एनोनिमिटी इंजर करता है। ओके, समझ पा रहे हो आप लोग? उम्मीद है आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही है। पहला तो आपका थीम तो आप लोगों को पता ही हो गया। ओके, एंड कौन सा एडिशन है, थर्ड एडिशन है ग्लोबल हैकाथन का, RBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है। थीम जो है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, ये थीम्स है आपका। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो न्यूज़ है हमारा
हु मेंटेन्स द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स FRSB इंटरेस्ट रेट एट 8.05% फ्रॉम जनवरी 1 टू जून 30 2025। अगला जो हमारा न्यूज है वो ये है कि हु मेंटेन्स द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स टैक्सेबल FRSB इंटरेस्ट रेट एट 8.05% फ्रॉम जनवरी 1 टू जून 30 2025। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज RBI। ओके, एंड हु मेंटेन्स द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स FRSB इंटरेस्ट रेट एट 8.05% फ्रॉम जनवरी 1 टू जून 30। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज RBI। ओके, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। RBI ने अनाउंस किया है कि फ्लोटिंग रेट सर्विस बॉन्ड्स जो कि आपका FRSB जिसका शॉर्ट फॉर्म है 2020 की इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी से 30 जून तक 2025 तक 8.05% बनी रहेगी। ओके, इसका हिंदी मतलब यही है। अब हम लोग बात करेंगे सिंपली, ये बॉन्ड सेफ और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटी के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने पर रिवाइज होता है। ठीक है, एंड ये बॉन्ड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ये बॉन्ड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं क्योंकि इन्हें RBI मैनेज करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल गारंटी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। सो FRSB में फिक्स्ड रेट नहीं होती बल्कि इंटरेस्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के रेट पर बेस्ड होती है। अगर FRSB का इंटरेस्ट रेट NSC से 0.35% ज़्यादा होता है, ओके, अगर NSC का इंटरेस्ट रेट 7.07 है तो FRSB का आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? 8.05%। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ आज के, जो कि हमारा है, हाँ, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि रेट जो RBI सेट कर रहा है 8.05% क्यों ही सेट किया, आ रहा होगा ना दिमाग में। तो जनवरी से जून 2025 के लिए ना RBI ने डिसाइड किया है कि FRSB का इंटरेस्ट रेट 8.05% रहेगा। सो NSC का करंट रेट 7.70 है और FRSB का 0.35 है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा है, हाँ, FRSB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गाइज। यहाँ पर यूज होगा है टर्म ये, तो FRSB ये है ना आपका FRSB 2020। सो बेसिकली FRSB की जो इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल पॉलिसी होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 1000 के मल्टीपल में ही किया जा सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कोई लिमिट नहीं है। जॉब सिक्योरिटी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है। हु इनॉग्रेटेड द न्यू 15 डेज क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2025। सो राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? किसने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी नई 15 दिन की क्रेडिट रिपोर्टिंग नियमावली पेश की? आपका वो है आपका RBI। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, अगले न्यूज़ की तरफ। समझ में आ गया भाइयों? बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद IIM में वेंचर्स टू लॉन्च स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 ए प्रोग्राम एम्ड टू एट फॉस्टरिंग वोमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे
आरबीआई ने 15 डेज क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल बनाया है और ये कब से इफेक्टिव होने वाला है? 1 जनवरी 2025 से। इस नए रूल के तहत लेंडर्स को हर 15 डेज में आपका क्रेडिट ब्यूरो का डाटा चेक करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा, जो पहले मेंस में 1 महीने में नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 वुमेन सेंट्रिक फिनटेक इनोवेशन है। आरबीआईएच ने आईआईएम वेंचर के साथ मिलकर स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 लॉन्च किया है, जो भारत में महिलाओं के लिए फिनटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा। ओके, सो स्वनारी टेक स्प्रिंट क्या है आपका? स्वनारी टेक स्प्रिंट एक फिनटेक इनोवेशन प्रोग्राम है। स्वनारी टेक स्प्रिंट एक फिनटेक इनोवेशन प्रोग्राम है जो महिलाओं के लिए फाइनल इंक्लूजन बढ़ाने पर फोकस करता है। ओके, आरबीआईएच और आईआईएम वेंचर ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि वुमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप्स का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, पहले एडिट्स में भी वुमेन फोकस्ड एंड फाइनेंशियली सोल्यूशन के लिए काम किया गया था। इस साल स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 आपका लॉन्च किया गया और इसका एक पर्पस भी था कि वुमेन फोकस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है वो क्या है भाई? विच एक्ट प्रोवाइड्स द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन 2027। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो जो आपका अगला न्यूज़ है वो क्या है भाई? विच एक्ट प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया? तो कौन प्रोवाइड करा रहा है भाई? ठीक है भाई, सो राइट आंसर इसका क्या होगा फटाफट से बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका होने वाला है बी, सरफेसी एक्ट 2002, यानी सरफेसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है भाई? वो है आपका विच एक्ट प्रोवाइड्स द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया। इसके पहले वाला न्यूज़ हमारा क्या था वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। हाँ, फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देता है वो आपका है आरबीआईएच। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए कौन सा अधिनियम विधायी ढांचा प्रदान करता है? तो कौन सा है भाई आपका एक्ट? वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरफेसी अधिनियम 2002। इस एक्ट में है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। ओके, सो किसी को पता है यहाँ पर सरफेसी एक्ट क्या होता है? सरफेसी एक्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। ठीक है, सरफेसी एक्ट 2002 भारत में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करने के लिए होता है। ओके, सरफेसी एक्ट 2002 क्या है? सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखेंगे आप लोग, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियली असेट्स। देखो फुल फॉर्म क्या है? द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 प्रोवाइड्स द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये एक्ट बैंक्स और एनबीएफसीज को पावर देता है कि वो बिना कोर्ट इंटरवेंशन के अपने सिक्योर्ड लोन्स रिकवर कर सकें। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी
बारोवर का लोन एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं तो वो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस का यूज करके असेट्स को रिकवर कर सकते हैं। ओके, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है। इसका असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज से क्या कनेक्शन है भाई, कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो ये बेसिकली कंपनीज बैंक से बैड लोन्स या स्ट्रेट एसेट्स बाई करती हैं और उनको रिकवर करती हैं। आरबीआई ने सरफेसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर एआरसीज को रेगुलेट करने के लिए बताया है। ओके, सो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अच्छे समझ पा रही होंगी। आरबीआई का लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है? अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ भैया। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो क्या है, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में आई थिंक इसमें पढ़ लिया। आरबीआई की जो लेटेस्ट गाइडलाइन वो यही है कि जितने भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है 2024 के अंडर नए सेटलमेंट रूल्स इशू किए गए हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोन आउटस्टैंडिंग होने पर बारोवर का सेटलमेंट प्रपोजल इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी के द्वारा रिव्यू होगा। 1 करोड़ से कम आउटस्टैंडिंग ड्यूज होने पर एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफिसर अप्रूवल दे सकते हैं। ओके, सो एआरसीज को ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, सरफेसी एक्ट का इम्पैक्ट। सो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए बिना कोर्ट केस के बाद बैड लोन्स रिकवर करने का एक मैकेनिज्म मिलता है। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये न्यूज़ भी आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिलीज्ड द NBFCs in the upper layer segment under the scale based regulation for NBFCs for the financial year 2024-25। सो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत अपर लेयर श्रेणी में गैर बैंकिंग वित्तीय प्रधान कंपनियों की सूची किसने जारी की है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आरबीआई। आरबीआई ने ही जारी किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल निकालते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो वो है भैया आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन के लिए 2024-25 के लिए अपर लेयर कैटेगरी में आने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की लिस्ट रिलीज की है। ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग परफॉर्मेंस कंपनीज क्या होती हैं? एनबीएफसीज, सो एनबीएफसीज इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंकिंग सर्विसेज जैसे लोन्स, एसेट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल बैंक्स की तरह डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, होप्स वो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल के लिए बजाज फाइनेंस है, ओके गाइस। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ फटाक से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवील्ड द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग एक्सटर्नल। सो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? बताइए फटाक से आप लोग, राइट आंसर क्या होगा इसका? आप ही लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ यही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवील्ड द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी विच विल इवेल्युएट एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द SEAC कमेटी? तो SEAC कमेटी का टेन्योर क्या रहने वाला है भाई आपका? ओके,
पहले तो हम लोग समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स के कम रिवील किए हैं जो यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एप्लीकेशन को का इवेल्युएशन करेंगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, एक एक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। SEAC स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी क्या है? SEAC एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी है जो नए यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लाइसेंस एप्लीकेशंस का इवेल्युएशन करती है। ओके, इसका टेन्योर क्या रहने वाला भाई, फटाक से बताइए। इसका टेन्योर आपका रहने वाला 3 ईयर। ओके, जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी है जो नए यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का लाइसेंस एप्लीकेशन का इवेल्यूशन करती है। ओके, कमेटी का मेन काम क्या होता है? बेसिकली आपका न्यू बैंक एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल चेक करना, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को एक्सपर्ट्स द्वारा इवेल्युएशन करवाना एंड RBI का फाइनल रिकमेंडेशन देना। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। कमेटी का टेन्योर की बात करें तो SEAC की कमेटी का टेन्योर आपका 3 साल का होने वाला है और इसके जो आपका के जैन है, फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर हैं, वो जो है कमेटी के चेयरपर्सन रहे थे। ओके, तो अभी आप लोग बताइए SEAC कमेटी के स्ट्रक्चर और वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। तो कमेटी का सपोर्ट सिस्टम, RBI का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन इस कमेटी को सेक्रेटरियल सपोर्ट देगा। ओके, SEAC में बैंकिंग, फाइनेंस और लीगल बैकग्राउंड के एक्सपर्ट होने वाले हैं आपका। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, गॉट इट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 3 ईयर्स। SEAC क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट चेंजेस हैव मे बीन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEME? बढ़ते हैं, क्या है आपका भैया? ये है एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड बाय द RBI फॉर द फॉरेन रेज इन इन्वेस्टर्स। ओके, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे गाइस? व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जो फेमा एक्ट था उसके अंतर्गत क्या चेंजेस किया है RBI ने, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर B, अलाउिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स इन इंडियन रुपी एंड लोकल या नेशनल करेंसीज, यही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है बाबा। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे अभी, सॉरी गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर नए चेंजेस किए हैं जो इंडियन रुपी और लोकल या नेशनल करेंसीज में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करेंगे। ओके, सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझते हैं इसको। फेमा, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक लॉ है जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है। ओके, फेमा को मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? फॉरेन ट्रेड और पेमेंट्स को सिंप्लीफाई करना, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को स्टेबलाइज करना, गवर्नमेंट ट्रेड में अपनी रुपी को US बढ़ाकर इंटरनेशनलाइजेशन प्रमोट करना। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। और कुछ इसमें है बचा आपका। RBI के नए चेंजेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन INR। RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेमा के अंडर कुछ नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके,
ओके, सो एवरीथिंग इज़ फाइन आई थिंक। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है, व्हाट विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज रिसीव्ड द RBI अप्रूवल टू ओपन 20 ब्रांचेज अक्रॉस 20 सिटीज़ इन इंडिया। तो कौन है भाई? आपका HSBC है। ओके, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। RBI हैज इंस्ट्रक्टेड RBI बैंक्स एंड अनदर रेगुलेटेड entities to use which phone numbering series exclusively for making transactions बेसिकली सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शनल कॉल्स एंड टू कस्टमर्स। तो कब आती है भैया? फ्रॉड कॉल्स आती हैं, प्रमोशनल कॉल्स आती हैं। तो इसके लिए बेसिकली अलग अलग सेपरेट नंबर RBI ने डिसाइड किया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो RBI ने बैंक्स और अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए नए ट्रांजैक्शनल और प्रमोशनल कॉल्स के नंबरिंग इस सीरीज स्पेसिफाई किए हैं, जिससे अक्टूबर फ्रॉड और स्पैम कॉल्स रिड्यूस हो सकें। ओके, सो नया गाइडलाइन क्या है RBI का? वो यही है, RBI ने मैंडेट किया है कि ट्रांजैक्शनल कॉल्स के लिए सिर्फ 1600XX सीरीज़ यूज़ की जाएंगी, प्रमोशनल कॉल्स के लिए 140XX सीरीज़ यूज़ की जाएंगी। इस स्टेप का मेन पर्पज़ वही है, फ्रॉड प्रिवेंशन, कस्टमर ट्रस्ट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। 1600XX सीरीज ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए ओके। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कुछ, उसके बारे में मैं समझा देना चाहता हूँ आप लोगों को। सो RBI ने मैंडेट किया है कि ट्रांजैक्शनल कॉल्स के लिए सिर्फ, ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली भाई। इस स्टेप के 3 मेन पर्पज़ हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन, कस्टमर ट्रस्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो जो बैंक्स और REs के ट्रांजैक्शनल कॉल्स हैं, सिर्फ इस सीरीज से आएंगे। ओके, फ़ोन पे नंबर फॉर्मेट क्या है आपका? 1600 ABXXS, जिसमें 1600 फिक्स्ड प्रीफिक्स होगा। AB जो है टेलीकॉम सर्कल रिप्रेजेंट को करेगा, एंड C आपका सर्विस प्रोवाइडर इंडिकेट करेगा, एंड XXX आपका क्या है? एज ए ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट को हमने ब्रेकआउट किया इस न्यूज़ का, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है सभी को। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हु डिसाइडेड टू कंडक्ट डेली VRR ऑपरेशंस टू बूस्ट मेकिंग लिक्विडिटी अमिड द डेफिसिट। तो बैंकिंग तरलता में कमी को दूर करने के लिए दैनिक वेरिएबल रेट रेपो संचालन करने का निर्णय लिया है। ओके, सो कौन लिया है भाई? आपका RBI। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु डिसाइडेड टू कंडक्ट डेली VRR ऑपरेशंस टू बूस्ट बैंकिंग लिक्विडिटी अमिड द डेफिसिट। सो RBI ने लिक्विडिटी डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए मदद करने के लिए ही हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो RBI ने लिक्विडिटी डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए डेली VRR ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। ये स्टेप बैंकिंग सिस्टम्स में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज करने में हेल्पफुल होने वाला है। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। सो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? RBI। अगला जो क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों में दर वर्ष दर कितने % की वृद्धि हुई है भैया आपका? वो भी बता दीजिए फटाफट से।
अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कितनी टोटल शिकायतें दर्ज की गई भाई बताओ ना? 32.81। एवरेज कैलकुलेशन करें तो आपका एवरेज ही तो कर रहे थे ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। आर यू रेडी गाइस? अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पेमेंट वॉल्यूम वाज कैप्चर्ड बाय यूपीआई बाय द एंड ऑफ 2024? कितना परसेंट आपका ये होने वाला है? कितना होने वाला भाई फटाक से बताइए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कितना परसेंटेज टर्म में बोलें तो आपका कितना होगा भाई? कितना होगा आपका? ओके गाइस, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अंत तक भारत के कुल भुगतान लेन देन में यूपीआई का कितना प्रतिशत योगदान रहा आपका? वो रहा आपका 83% का। याद रखेंगे आप लोग, डाटा याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड? किसने कैंसिल किया है भाई आपका फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण? वो आपका है एसबीआई, सॉरी आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कशन में डिटेल में देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। बैंक्स एनबीएफसीज और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड लाइक डीएसपीज के अगेंस्ट कंप्लेंट हैंडल करना है। ओके, करता है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा हाउ डिड लॉन्ग इट गो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन मंथली एंड डेली ट्रांसफ़र। तो कितने का रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है इंडिया? वो है आपका ओके गाइस। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। हाउ लॉन्ग एगो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन मंथली एंड डेली ट्रांसफर्स? तो आपका वो राइट आंसर क्या आएगा आपका? 14 से 24 साल तक, यानी पिछले 10 साल का। ठीक है। एंड ही रिक्वेस्टेड द रिसोर्स ऑफ इंडिया टू रिलैक्स एंड इसको चैनल आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। आई थिंक ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था गाइस, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं अभी अभी। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा अच्छे से गाइस। उम्मीद है आप लोगों का एक एक डाउट क्लियर कर पाया हूँगा मैं। ठीक है। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोग हमें चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। ठीक है। एंड वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना गाइस। और ये वीडियो आपके आने वाले अपकमिंग एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी रामबाण है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना यार। जहाँ भी शेयर करना, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना आप लोग। ओके ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। ओके गाइस।